नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में 26 नवंबर और झारखंड के अंदर 29 दिसंबर को इन राज्य की सरकारों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और हर बार जो चुनाव आयोग है वो सरकार के कार्यकाल को समाप्त होने से जी हाँ ठीक 45 दिन पहले इन सभी राज्यों में आचार संहिता इम्प्लीमेंट कर देता है, लागू कर देता है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के कार्यकाल को अगर हम देखें, लिहाज से अगर हम तरीके से कैलकुलेट करें तो आज से केवल 40 दिन ही शेष बचे हैं। मतलब कि महाराष्ट्र के अंदर आचार संहिता लगाने के लिए अब 45 दिन हमारा सरप्लस चल रहा है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन आज के दिन ध्यान रखिएगा, आज है सोमवार और चंद घंटों बाद चुनाव आयोग इस बात का ऐलान कर सकता है कि आखिरकार महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड के अंदर चुनाव किस तिथि को होने वाले हैं। और तिथि की घोषणा करते ही चंद घंटों बाद यहाँ पे लग जाएगी आचार संहिता। आपको दोस्तों ये बात ध्यान रखना है कि अभी दिवाली भी है, 29 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक बहुत बड़े बड़े त्यौहार हमारे इस बीच में आ रहे हैं और यहाँ पर झारखंड के अंदर छठ पूजा का बहुत बड़ा क्रेज़ भी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने वाला है। लेकिन इन सभी के ऐलानों के बीच में जी हाँ, चुनाव आयोग के अलावा भी महाराष्ट्र की सियासी सरजमी फिर से एक बार गर्म हो चुकी है। महाराष्ट्र चुनाव पर हम सभी की निगाहें टिकी हुई है। अभी चंद दिन पहले हरियाणा में चुनाव संपन्न हुए, उनकी काउंटिंग हुई और 8 तारीख को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के दोनों नतीजों की घोषणा कर दी गई, कहां पर किसको कौन सी पार्टी बनी और किस पार्टी को कितने वोट मिले। लेकिन आज चंद घंटों पहले दोस्तों एक और हरकत हुई है हरियाणा के अंदर। जब वोट प्रतिशत, इसका डाटा दोस्तों जब चुनाव आयोग के द्वारा सार्वजनिक किया गया तो एक बहुत बड़ा अंतर पाया गया। इस बारे में डिस्कस करेंगे चंद मिनट बाद, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। सो गाइस, महाराष्ट्र में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो इस समय चुनाव की तिथि आने से पहले ही चुनावी मैदान में जी हाँ उतर चुके हैं और उन पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार जी हाँ यहाँ पर इस राज्य के अंदर किसका परचम लहराएगा। और सबसे बड़ी खबर दोस्तों निकल करके ये आ रही है कि तमाम सर्वे जो हैं जी हाँ जितनी भी रिपोर्ट जारी हो रही है उन सभी सर्वे के आधार पर जीत हो रही है एमबीए की। और एमबीए की जीत के जो दावे किए जा रहे हैं उसी से जो भी दल हैं, एमबीए में जितने भी घटक दल हैं उनका उत्साह और भी अधिक बढ़ चुका है। दोस्तों सर्वे पर अगर मैं कहूं तो मेरा थोड़ा सा यकीन हल्का सा डगमगा चुका है हरियाणा को देखते हुए। एग्जिट पोल में सबने 50+ बोला, सीटें कितनी आई 37। तो यहाँ पर सर्वे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं सरकार ने आखिरकार क्या कदम उठाए हैं राज्यों की भलाई के लिए, वहाँ की जनता की भलाई के लिए। क्योंकि जनता देखती है काम, ना कि आपका डाटा कि सर्वे कह रहा है। रिकॉर्ड में दोस्तों हम तो वर्तमान समय के अंदर विश्व गुरु बन चुके हैं। क्या आपको लगता है कि सच में हम लोग विश्व गुरु बन चुके हैं? विश्व गुरु छोड़िए, हम लोग क्या अपने देश के गुरु बन चुके हैं? आप देश को छोड़िए, अपने राज्य का आप देख लीजिएगा, क्या आपके राज्य में विकास हुआ है? महंगाई चरम सीमा पर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार चरम सीमा पर, बेरोजगारी का स्तर बहुत ऊँचा, बहुत से बहुत ऊँचा। तो आखिरकार इसे कहते हैं विकास की तस्वीर, सबका साथ सबका विकास। लेकिन ये विकास नाम था किसका? जी हाँ, अडानी का, अंबानी का या फिर किसी और का। क्योंकि अमीर और अमीर होते जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। तो मुझको लगता है कि सर्वे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आखिरकार सरकार ने ज़मीनी हकीकत पर उतर करके जो लोगों की जो नीड है, जनता की जो डिमांड है, उसको कितना प्रतिशत सत्य किया। दोस्तों मैनिफेस्टो हर पार्टी जारी कर देती है, हम कह सकते हैं इसको एक जुमला है जो हमको जनता को ये थमा देती है। लेकिन मैनिफेस्टो का कितना प्रतिशत जी हाँ ज़मीन पर साबित हुआ है, इसकी जांच कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है हम सब के लिए। बाकी ठीक है, सर्वे निकल के आ गया, हर पार्टी खुश हो गई। वहाँ पे हरियाणा में कांग्रेस काफ़ी खुश थी और यहाँ पर ये पार्टी काफ़ी खुश है। लेकिन यहाँ पे शब्दों के जो बाण है, जो तीर है, महाराष्ट्र के अंदर हमको चलते हुए दिखाई देने स्टार्ट हो चुके हैं। और उसकी शुरुआत हुई थी दशहरे वाले दिन। दशहरे वाले दिन उद्धव ठाकरे ने साफ साफ निशाना साधा है सिंधे गुट पर। इन्होंने साफ साफ मंच पर सिंधे गुट पर एक संदेश भेजा है और ये बोला है कि अगर कोई ये सोचता है कि एक बार फिर से वो अपनी घर वापसी कर सकता है तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मतलब कि हमारे दरवाजे अब सिंधे गुट के लिए पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, इनके कहने का अर्थ ये था। और इस बयान के बाद में जो सियासी सरजमी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा हड़कंप मच चुका है। सो गाइस, मैं एक्चुअली बता दूं आपको कि जो महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव अब होंगे ना, एक्चुअली इन चुनावों को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ ही कंडक्ट होना था, लेकिन महाराष्ट्र के चुनावों को कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया गया था।
इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है वो मैं बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन अभी दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हरियाणा में जो नतीजे आ रहे हैं उस नतीजों पर एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो चुका है, क्योंकि जो आपके इलेक्शन करवाता है चुनाव आयोग, जी हाँ, कहीं ना कहीं उसी के आंकड़ों पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका है। हम सबका फेथ है न्यायपालिका के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, लेकिन अगर चुनाव आयोग ही कहीं ना कहीं, जी हाँ, वो शक के दायरे में आ जाए तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो ये सर्वे निकल के आते हैं वो काफ़ी सटीक होते हैं, चाहे वो हरियाणा के सर्वे हो, चाहे वो अभी महाराष्ट्र के सर्वे क्यों ना हो, जिसने ये बोला कि एमपी की सरकार आ सकती है महाराष्ट्र के अंदर। एक्चुअली क्या हुआ है कि कल नाइट में चुनाव आयोग ने अपना एक डाटा रिलीज़ किया है पब्लिक डोमेन के अंदर, हर जनता के सामने वो डाटा फैल चुका है और उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली है। अगर वोटिंग प्रतिशत अगर हम देखें तो 39.94% है और कांग्रेस की सीटें 37 सीटें आई हैं। अगर वोटिंग प्रतिशत जो इन्होंने दिया है वो दिया है 39.09, तो 1% से भी कम का गैप है ये। तो आखिरकार 11 सीटों का मार्जिन कैसे आ सकता है, 11 सीटों का अंतर कैसे आ सकता है। अब खबर निकल के सामने ये आ रही है कि 20 सीटों पर जो 99% जो ईवीएम मशीन की बैटरी चार्ज पाई गई थी। तो कहने की जो कांग्रेस के जो क्वेश्चन थे, जी हाँ, जो सवाल थे वो सवाल हमको कहीं ना कहीं सही होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन में वही वोट दर्ज थे जो 20 सीटों पर जहाँ से कांग्रेस हारी थी। जी हाँ, इन सभी ईवीएम मशीन के अंदर भाजपा के वोट पाए गए थे। अब बताइए कैसे चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसता हुआ दिख रहा है हमको साफ साफ, डाटा भी उसका, ठीक है, सीटें भी उसने दी। तो आखिरकार क्या ये ईवीएम मशीन में सेटिंग कर सकता है, क्या इसके पीछे मिली भगत है चुनाव आयोग की, क्योंकि डाटा तो कहीं ना कहीं इस समय चुनाव आयोग का ही है। क्या ये गलती से किसने टाइपिंग एरर कर दिया, ये हो सकता है क्या? सोचिए इतनी बड़ी बॉडी है चुनाव आयोग की, वो डाटा टाइपिंग में एरर कर सकती है, क्या लगता है आपको? आप आराम से सोच करके विचार मंथन करके अपना मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको विश्वास है चुनाव आयोग के ऊपर, क्या आपको लगता है कि ईवीएम मशीन में सेटिंग नहीं हो सकती है? अपने सभी पॉइंट, जी हाँ, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों को अच्छे से ध्यान से मंथन करके मुझको बताइएगा। दोस्तों आई थिंक सो आपने मुझे कमेंट सेंड कर दिया होगा कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शन को होल्ड किया गया चुनाव आयोग के द्वारा या फिर इन सभी पार्टी के द्वारा, तो उसकी वजह क्या हो सकती है। सो गाइस, महाराष्ट्र चुनाव को रोकने की सबसे बड़ी वजह यह है कि फिलहाल कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी है वो कंफ्यूज है कि वो किसके साथ गठबंधन करे। सेकंड सबसे बड़ी वजह यह है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी योजनाएं महाराष्ट्र के अंदर अभी होल्ड है, मतलब कि रनिंग है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। जैसी योजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद सरकार की छवि अच्छी हो सकती है और वोट बैंक में इनका बहुत अधिक इजाफा हो सकता है। तो इसलिए महाराष्ट्र के इलेक्शंस को होल्ड कर दिया गया, ये है सबसे बड़ी वजह ये। और दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि सिंधुदुर्ग में जो महाराज शिवाजी जी की जो मूर्ति थी, जो कोलैप्स हुई थी, जो गिर के चकनाचूर हो गई थी, मात्र 45 किलोमीटर पर आवर की हवा की स्पीड से वो टूट के नीचे गिर गई। तो उसके बाद से सरकार की छवि और अधिक खराब हो चुकी है। उसको ठीक करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए इन्होंने ये अपना लॉकिंग जो हल्का सा जो पीरियड है उसने यहाँ पर एंगेज कर लिया, क्योंकि लोगों के दिलों में महाराज शिवाजी एक भगवान तुल्य हैं। लोग पूजते हैं, ध्यान रखिए, इनकी पूजा करते हैं। आपको मंदिरों में तक, महाराष्ट्र में काफ़ी लोगों के घरों के अंदर मंदिरों में भी इनकी आपको तस्वीर या फिर मूर्ति रखी हुई दिख जाएगी। आखिरकार इतनी बड़ी आस्था को इन्होंने कहीं ना कहीं स्कैम की आड़ में नस्ते नाबूद कर दिया। यही कहेंगे हम लोग। लगातार हो क्या रहा है, जी हाँ, कभी संसद बनता है नया, करोड़ों का पैसा लगता है, छत टपकनी स्टार्ट हो जाती है, ऐसा हो रहा है। जो अटल सेतु था उसमें क्रैक आ चुका है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टैचू लगाया गया, यूनिटी ऑफ स्टैचू, उसमें क्रैक आ चुके हैं। सोचिए, हम बोलेंगे कि माल की क्वालिटी सही नहीं आ रही है, लेकिन जब पैसा इतना अधिक खर्च हो रहा है तो माल आखिर अच्छा क्यों नहीं आ पा रहा है। अगर हम घर को बनाते हैं, चार दीवारी तैयार करते हैं, अपना एक मंजिला मकान अगर हम ठोकते हैं, अगर उसमें अचानक से 1 महीने बाद आपको दीवार में दरारें दिख जाती है, तो किससे कमेंट करते हो? हम सीधे बोलते हैं यहाँ पर मिस्त्री से जा करके, लेकिन यहाँ पर लोग इन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें कमी हम आम जनता की भी है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को अपना वोट दे करके इनको वापस सरकार में लेके आते हैं और हम ही फिर बाद में रोते हैं कि महंगाई इतनी हो गई, बेरोजगारी इतनी हो गई, अत्याचार इतना हो गया, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, न्यायपालिका काफ़ी होल्ड कर रहा है हर चीज़ों को, हम कहाँ जाएँ, त्राही माम। तो इसमें कहने के जिम्मेवार हम ही हैं। लगातार स्कैम की लंबी लंबी लाइन, लंबी लंबी लिस्ट लगती जा रही है और अब एक घटना हमारे सामने घटित होती है, 10 दिन बाद हम उस घटना को भूल जाते हैं। यही तो होता है हमारे साथ।
एक्चुअली सच बोलो तो हम सब गजनी हैं और हम सबको गजनी बनाने में सबसे बड़ा योगदान है गोदी मीडिया का। एक न्यूज़ जाती नहीं है, दूसरी न्यूज़ बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आ जाती है, हमें थोड़ा सा दुख होता है, इतने में तीसरी न्यूज़ हमारे सामने आ जाती है और हमारा माइंड यहाँ से वहाँ स्विच होते रहता है, हम भूल जाते हैं। अगर सच कहूँ तो हमारा पूरा इंडिया एक बिग बॉस बन चुका है। जी हाँ, बिग बॉस का घर बन चुका है। सबको क्रेज़ आता है कि मार्केट में क्या नया निकला, जी हाँ, अच्छा ये न्यूज़ आ गई। हम भूल गए दोस्तों सत्संग में, जी हाँ, जो हाथरस में जो सत्संग हुआ था उसमें जितनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, 2 से 3 घंटे डिले एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस आई भी थी तो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के क्यों आई थी? इसको लेके कभी हमने सवाल उठाया? बिल्कुल नहीं उठाया। हम भूल गए उस चीज़ को, हम भूल गए कि आखिरकार बाबा का क्या हुआ, बाबा पकड़ा गया क्या, उसकी हियरिंग हुई क्या, वो जेल में गया नहीं गया, हम सब भूल गए। हम भूल गए दोस्तों जो मणिपुर के अंदर निर्वस्त्र कर करके महिला को घुमाया गया था, उसके बाद अत्याचार हुआ था, उसको लेकर केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए, हम भूल गए। हम इस चीज़ को भूल गए कि आखिरकार नीट का जो स्कैम हुआ था, पेपर लीक हुआ था, यूपी पीएससी का पेपर लीक हुआ था, यूपी कांस्टेबल पेपर लीक हुआ था, इतने बच्चों के डायपर लीक नहीं होते जितने भारत के अंदर पेपर लीक होते हैं। आखिरकार ये क्यों हो रहा है, हम सब भूल गए। ये है हमारा विकसित भारत और ये हम सबका अमृत काल। करिए इसको एंजॉय, इस अमृत काल को, और हम बन चुके हैं विश्व गुरु। एंजॉय, बेस्ट ऑफ लक। सो गाइस, एक्चुअली यहाँ पर महाराष्ट्र की तरफ अगर हम देखें तो उद्धव ठाकरे ने खुले मंच में आरएसएस पर निशाना साधा है, बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है, शिंदे पर निशाना साधा है। वे सभी जो है बीजेपी के लिए और एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ाते हुए इनकी स्पीच साफ साफ नज़र आ रही है कि ये मंच पर इस तरह से बोल रहे हैं तो इनकी छवि खराब कर रहे हैं। और दशहरे के दिन जब उद्धव ठाकरे ने बोलना शुरू किया तो फिर उसके बाद जो हुआ उसकी गूंज पूरे भारत के अंदर सुनाई देने लगी। जी हाँ। सो गाइस, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिएगा, कोई भी प्लेटफॉर्म उठा के देख लीजिएगा सोशल मीडिया का, आपको हर जगह इनकी स्पीच सुनते हुए आपको दिखाई दे रही होगी, चाहे वो रील्स के माध्यम से हो, यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से या फिर फेसबुक पेज के माध्यम से क्यों ना हो। हर जगह दोस्तों यही कहा जा रहा है कि फाइनली एनडीए की सरकार महाराष्ट्र के अंदर आने वाली है और इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम गद्दारों को अपनी पार्टी में दोबारा वापस नहीं लेंगे, उनको हम लोग माफ़ नहीं करेंगे। और ये कटाक्ष करा है उन्होंने शिंदे को लेकर के। और इन सब के अलावा जी हाँ, उद्धव के बयान में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है महाराज छत्रपति शिवाजी जी की। अब इन्होंने इस मंच पर एक इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया जिसकी चर्चा हर गली हर कोचे में हो रही है। उद्धव ने मंच पर साफ साफ ये जनता को बोला है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो महाराज छत्रपति शिवाजी जी के मंदिर बनवाएंगे इस स्थान पर महाराष्ट्र के अंदर। और उसके बाद बस लोगों के मन में ये छा गए हैं। और दोस्तों ये चीज़ पॉसिबल है भी, ऐसी बात नहीं कि इम्पॉसिबल टास्क है ये करना इनके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो महाराष्ट्र एरिया है वहाँ पर वहाँ की जो जनता है वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी को भगवान मानती है, उन्हें पूजती है, उनका बहुत 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 अधिक सम्मान करती है। और यहाँ पर इन्होंने ये ट्रम्प कार्ड चल दिया और बीजेपी के ऊपर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से उनके वोट बैंक पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। अब गली में जाओ, किसी भी कोचे में जाओ, इसी बात की चर्चा हो रही है कि हमारे भगवान जी का मंदिर बनेगा और ये चीज़ संभव है भी अगर नीयत साफ है तो। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी लगातार काम कर रही है, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जो बातें कही थी वो सबके सब अभी भी जी हाँ लगातार चल रही हैं, चाहे वो बिजली को लेकर के हो, चाहे वो पानी को लेकर के हो, चाहे वो स्कूलों को लेकर के हो, चाहे वो 200 तीर्थ यात्रा ही क्यों ना हो, चाहे वो महिलाओं के को देने वाला जो फ्री जो बस टिकट है वही क्यों ना हो। सोचिए कोविड के समय में जब फाइनेंशियल क्राइसिस दिल्ली के अंदर आ चुका था, हर स्टेट से लोग रेफर होकर दिल्ली में आ रहे थे, हेल्थ का बजट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, फिर भी इलाज लगातार होते रहा, बिजली फ्री मिलती रही, पानी फ्री मिलते रहा। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि नीयत बिल्कुल साफ थी, ये हम देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है अच्छे से कि महाराष्ट्र में इस बार बहुत कुछ नया होने वाला है। अब यहाँ पर सिंधुदुर्ग के अंदर जो छत्रपति शिवाजी जी की जो मूर्ति कोलैप्स हुई थी उसके बाद में जो बीजेपी पार्टी है, जो बीजेपी सरकार है, उसकी छवि काफ़ी ख़राब हुई है। इसको फिल करना शायद नामुमकिन हो जाएगा इनके लिए। वो अलग बात है कि पीएम मोदी जी ने इस बात को लेकर के मंच पर इन्होंने सभी जनता से, ठीक है, इनसे माफ़ी मांगी थी। इन्होंने ये कहा था कि सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम ही नहीं है, हमारे लिए जो शिवाजी महाराज हैं ये सिर्फ राजा महाराज राजपुरुष मात्र नहीं है, हमारे लिए ये महाराज आराध्य देव है, समथिंग इनका ऐसा कुछ स्पीच थी, आपको याद होगा। और जनता पार्टी को चुनती है कि वो देश की सेवा करें, जनता की सेवा करें, ना कि इसलिए चुनती है कि वो जनता को लगाएं चूना। वर्तमान समय में राजनीति का स्तर दोस्तों बहुत ही अधिक खराब हो चुका है, सच कहूँ तो।
एक नेता को लगता है कि इस पार्टी से मुझे उम्मीद नहीं है, तुरंत वो पार्टी चेंज कर लेता है। जी हाँ, सुबह चुनाव कर रहा है अपनी पार्टी का, अचानक से पार्टी शाम को स्विच कर लेता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमने देखा था हरियाणा के अंदर। जी हाँ, पहली टिकट की लिस्ट जैसे ही जारी हुई थी, तुरंत काफ़ी सारे विधायकों ने पलटी मार ली थी, दूसरी पार्टी में पहुँच गए थे। तो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं, या फिर हम कह सकते हैं कि संविधान के अंदर ऐसा संशोधन करना चाहिए कि कोई भी नेता अपनी पार्टी एक समय के बाद कोई लॉकिंग टाइम होना चाहिए कि वो पार्टी अपनी चेंज ना कर सके। मतलब यहाँ पर नेता देश की सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि अपना कितना मेवा हम इकट्ठा कर सकते हैं इस चुनाव के आड़ में, बस इसलिए निकलते हैं, इसलिए इस फील्ड के अंदर आते हैं। और राजनीति का गिरता हुआ स्तर अभी हमने कुछ समय पहले देखा था, कुछ घंटों पहले बाबा सिद्दीकी के ऊपर जो फायरिंग हुई थी। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि मुंबई में इस साल तीसरे नेता की यह हत्या हुई है मुंबई के अंदर, और इनकी हत्या से कहीं ना कहीं राजनीति में एक नेगेटिव इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव में। आप इस बात को याद रखिएगा। फरवरी में शिवसेना उद्धव ठाकरे के एक नेता हैं इस पार्टी के, उनका नाम शायद अभिषेक करके है, आप देखिएगा, अभिषेक घोसालकर। इनकी फेसबुक लाइव ये कर रहे थे, उस समय इनकी लाइव दौरान इनकी गोली मारकर की हत्या कर दी गई थी। और वहीं पर एक हफ्ते पहले, अभी आपको पता होगा, मुंबई में अजीत पवार की पार्टी के एक नेता है सचिन कुर्मी, उनकी हत्या कर दी गई थी गले को काट करके। अब तीसरी हत्या यहाँ पे अब ये हुई है। तो इस साल राजनीति के अंदर तीसरी सबसे बड़ी हत्या है। अब सोच लीजिए आप कि राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है। अगर आपको और डीप डाइव करना है ना, आप लाल बहादुर शास्त्री जी की जो ये हत्या हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको हार्ट अटैक आया था, इसको समझना है तो आप एक काम करिएगा, ताशकंद फाइल एक वेब सीरीज़ है, उसको पक्का देखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि आखिरकार राजनीति का स्तर है क्या। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कांग्रेस के बारे में, तो हरियाणा की हार के बाद दोस्तों कांग्रेस काफ़ी सतर्क हो चुकी है। अब ये कहीं पर भी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। महाराष्ट्र के अंदर आपको याद होगा कि किस तरह से 5 तारीख को चुनाव हुए थे हरियाणा में, 5 अक्टूबर को, 6 तारीख को तुरंत ये महाराष्ट्र पहुंच चुके थे। आपको याद होगा कि किस तरह से इन्होंने छत्रपति शिवाजी जी की जो मूर्ति है उसका अनावरण किया था, ये सब चीज़ें। और कहीं ना कहीं अगर पिछली गलती से कांग्रेस सीख पाई है तो आगे वो गलती रिपीट ना हो, शायद इनकी सरकार यहाँ पर बन जाए। लेकिन यहाँ पे भी इनको गठबंधन की आवश्यकता पड़ेगी। हरियाणा में जो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया था कि नहीं हम अकेले अपने दम पे जीत जाएंगे, और सबको यही लगा था कि हाँ जीत जाएंगे, गठबंधन की इनको आवश्यकता नहीं है, बट महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन की आवश्यकता इनको पड़ेगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सो गाइस, लोकसभा चुनाव में राज्य में जो इनका प्रदर्शन है वह अप्रत्याशित रूप से सबसे अच्छा रहा था। कहा जा रहा है कि पार्टी हाईकमान ने हरियाणा से कई सबक ले लिए हैं, और इनमें एक है टिकटों में वरिष्ठ नेताओं को मनमानी नहीं करने देना। सबसे बड़ी वजह इनकी ये थी। अब कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में वरिष्ठ नेताओं को थोक में टिकट नहीं मिलेंगे, और टिकटों में वरिष्ठ नेताओं के बीच पूरा संतुलन बना करके रखा जाएगा, ताकि इसकी वजह से असंतोष पैदा ना हो। क्योंकि यही सेम गलती हुई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में, और इन सभी के बयानबाजी कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए। और हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस इस पर बहुत ही अधिक विचार कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी विधायक के मन में कोई भी मनमुटाव हो तो उनको शांति की वार्ता पर बैठा दो, सामने सीनियर बैठे, तकलीफ है क्या। केवल हाथ मिलाने से अब बात नहीं बनती है कि मंच पे अपने हाथ मिला दिया तो बात बन गई, सब शॉर्ट आउट हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर शैलजा का 2 दिन पहले जो बयान आया था ललन टॉप के इंटरव्यू पर, उसने कहने एक नेगेटिव मैसेज छोड़ दिया जनता के बीच में, और इसलिए खेला चंद घंटों पहले पलट गया। क्योंकि पार्टी का हर एक नेता और हर एक नेता की एक एक स्पीच काफ़ी मायने रखती है, वो भी इतने बड़े नेता की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा कोई छोटे मोटे नेता नहीं है कि बस बोल दिया तो मीडिया ने कवर नहीं करा। मीडिया तिल का पहाड़ बातों का बना देती है। और तिल के पहाड़ से मुझे एक बात दोस्तों और आती है याद कि इन दिनों चारों तरफ एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि कांग्रेस अब बैक फुट पर चली गई है, मतलब कि उसके सहयोगी उस पर अब कम हिस्सेदारी का दबाव बना रहे हैं। मतलब कि अखिलेश यादव ने जो यहाँ पर यूपी के अंदर जो उपचुनाव होने हैं 10 में से 6 सीटों पर किस क्षेत्र से कौन सा नेता लड़ेगा, इसका अनाउंसमेंट अपने ऑफिस के अंदर अपनी वेबसाइट पर कर दिया है, मीडिया को बता दिया है। अब उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव और जो राहुल गांधी के बीच में जो दोस्ती थी, गठबंधन था, वो अब टूट चुका है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, हर रिश्ते में थोड़े बहुत अप डाउन चलते हैं, बट इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ पर गठबंधन इनका ब्रेक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वो वापस बाद में स्विच कर जाएंगे, हो सकता है। तो ये राजनीति है, राजनीति में हो या फिर कोई परिवार की राजनीति क्यों ना हो,
उसमें थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलते हैं, और इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग बिल्कुल हट पकड़ लें, नहीं तो ये नहीं दोस्तों, रिश्ते चलते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर सब तरफ होना चाहिए, इस पार्टी में भी और उस पार्टी के अंदर भी। अब दोस्तों ये बताएगा अब आने वाला समय कि आखिरकार कांग्रेस किसके साथ करेगी गठबंधन, यूपी में क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या होगा और झारखंड में क्या होगा। लेकिन आपके इस पर क्या विचार हैं कि महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए? जी हाँ, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।